एमएलए के पास पावर ही नहीं, एमएलए नरेगा का काम बेहतर नहीं करवा रहा, एमएलए अपने गांव की सड़कें बेहतर नहीं करवा पा रहा, तो फिर मैं बताओ, मुझे कोई बताए कि हम ऐसे एमएलए को बना के करेंगे ही क्या। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए वकार एच भट्टी, जो नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल स्पीकर हैं, सर सबसे पहले वक्त देने के शुक्रिया। थैंक यू आकब सर। सर आज मंजाकोट के अंदर आपने एक ड्रग्स अवेयरनेस प्रोग्राम रखा हुआ था, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं। अलॉन्ग विद एडमिनिस्ट्रेशन जो है आपने यहाँ पे विजिट किया। 300 से 400 के दरमियान वहाँ पे स्टूडेंट थे जिन्होंने अपने ब्रीफली जो है उनको समझाया कि किस तरीके से ड्रग से बचा जा सकता है। सर ये आपने कब से ये काम स्टार्ट किया है? देखिए, जहाँ तक नशे की बात है तो नशा जम्मू कश्मीर में मैं तकरीबन पिछले 8 साल से इसको शुरू किया था मैंने। और उससे पहले क्योंकि ड्रग्स तो अभी 3-4-5 साल में ही ज़्यादा जम्मू कश्मीर के अंदर तेज़ी से फैला है, क्योंकि शराब जम्मू कश्मीर में बहुत पहले से ही थी और लेकिन कुछ सालों से ज़्यादा हो गई है। तो मैं जब नंगे पाँव चलता हूँ प्रोटेस्ट में, तो उसमें मेरी एक मांग ये भी रहती है कि शराब को भी यहाँ नशों को तमाम नशों को यहाँ बैन करना चाहिए, हर तरीके के नशे जिनकी वजह से लोगों की ज़िंदगियाँ जाती हैं। उसके बाद जब अब एलजी साहब ने जो एक मुहिम छेड़ी कि जम्मू कश्मीर फ्री ड्रग्स जम्मू कश्मीर रखेंगे, तो उसमें मैंने जब एलजी साहब निकले डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट अपना वो रैली करते हैं, उसमें वो लोगों को अवेयरनेस करते हैं जी ड्रग्स से आप दूर रहें। मैंने भी एक अवामी तहरीक जो हमने अपनी बनाई, उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ, जिसका मैं मेन मकसद जो है एजुकेशन को बेहतर कैसे किया जाए, ड्रग्स नशे को कैसे ख़त्म किया जाए, बाकी तमाम चीज़ें जो डेवलपमेंट है उनके लिए हमने एक तंजीम अपनी लॉन्च की है जी। जिसमें मैंने सबसे ज़्यादा फोकस ये दिया कि मैंने हमेशा पॉलिटिकली नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पे अपने जम्मू कश्मीर की बात रखी है, अपनी उसकी वकालत की है, तो क्यों नहीं कि मैं ग्रांट वर्क भी उन तमाम चीज़ों पे करूं जिनकी वजह से हमारे आने वाली जो नस्ल है, जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, वो नशे में जो इन्वॉल्व हो रहा है, हम उसको नशे से कैसे बाहर करें, क्योंकि जब फ्यूचर बचेगा तो तभी ये जम्मू कश्मीर बचेगा। ठीक है, हमारे फ्यूचर के पास किताब होनी चाहिए, उसके पास कलम होनी चाहिए, वो अच्छी पोस्टों में जाए, प्रोफेसर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने, अच्छा बिजनेसमैन बने, जर्नलिस्ट बने, लेकिन वो नशे से दूर रहेगा तब बनेगा। ठीक है, तो मैंने वही मुहिम छेड़ी कि हम रोडों, एक तरफ तो चलो सरकार क्या कर रही है, रोडों के ऊपर मार्च करती है अवेयरनेस करने के लिए, तो मैंने अवामी तहरीक ने हमने ये इवेंट स्टार्ट किए स्कूलों के अंदर, क्योंकि स्कूलों के अंदर खासकर अगर आप देखें 8th 9th 10th और 11th 12th तक जो बच्चे हैं 15-16 साल की एज के होते हैं, और यहीं से जो बच्चा है हमारा, उसको क्या होता है कि जो लोग होते हैं ड्रग्स कराने वाले या नशे, सिगरेट या तम्बाकू या इन चीज़ों के साथ नौजवान बच्चों को या छोटे बच्चों को लगाने वाले लोग होते हैं, तो क्योंकि इसमें छोटा जो बच्चा होता है 15-16-17 साल को, उसको लगता है ये हीरोपंथी है, ये कोई अच्छी चीज़ है, तो वो फंस जाता है, फिर बाद में वो निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मेरा ये काम था कि मैंने सोचा कि हम अपनी टीम के साथ हम सब मिलजुल के, स्कूल मिल के, सोसाइटी मिलकर हम उन जगहों पर जाएं जहां हमारी आने वाला जो फ्यूचर है, आने वाली जो नस्ल है, वो नशे से दूर रहे। वकार साहब आप अकेले ही निकल पड़े हैं, कितना ही ज़्यादा आपको प्रेशराइज किया गया, आप स्टेटहुड के लिए, आर्टिकल 370 के लिए आपने अपने शूज़ तक उतार दिए, उसका नतीजा आपको मिला 8 महीने आप पीएसए के अंदर जो है जेल में बंद रहे। कितनी ही उम्मीद है जम्मू कश्मीर के लोगों से, क्योंकि आप अकेले ही लड़ रहे हैं, कोई सैलरी तो मिल नहीं रही होगी, अपना ही जो आपका बिजनेस होगा, कुछ भी होगा, उसी से अपने ही पैसे खर्च कर रहे हैं। लोगों से क्या उम्मीद है कि आने वाले टाइम में वकार एच भट्टी जो भी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे, लोगों की खिदमत करने का और अच्छा मौका मिलेगा आपको? देखिए, जैसे आकब आपने बोला, हमेशा मैं हर इंसान को कहूँगा कि अपना गोल बनाएं, चाहे वो जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, पॉलिटिशियन है या आम लोग जो भी हमारे नौजवान सुन रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर में पिछले 15-20 साल से एक्टिविज्म कर रहा हूँ अकेले। मैंने अभी पीएसए से वापस 8 महीने जेल में आया हूँ, उससे पहले भी मैंने जेलें देखी, 370 के टाइम मैंने जेल देखी, मैंने शूज़ उतारे हैं पिछले 10-7 साल से। तो मेरा मकसद ये है कि हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ईमानदारी सियासत दें, वो एक्टिविज्म दें जो यहाँ नहीं किसी ने दिया। लेकिन उसके लिए जम्मू कश्मीर के जो नौजवान है ना, उसको इमोशनल में, जज्बातों में नहीं आना है। जब आप जज्बातों में, इमोशनल में अपने लीडर बनाएंगे ना, तो फिर आप उनसे क्या उम्मीद करेंगे कि वो अपने फ्यूचर के लिए, आपके फ्यूचर के लिए कुछ बेहतर करेंगे। नौजवानों को चाहिए कि वो मौक़िफ़ को
जो विजन है उसका सपोर्ट करे। मौके पर विजन क्या है, चाहे वो आपके तहसील लेवल का है या डिस्ट्रिक्ट लेवल का है या स्टेट लेवल का है। जब आपका विजन जो है किसी लीडर का या किसी जमात का विजन है आने वाली नस्लों के लिए, और आपको लगता है कि ये विजन जो है इससे हमारी आने वाली नस्ल और हमारी रियासत, हमारे जम्मू कश्मीर और तहसील और ब्लॉक लेवल पर फायदा होगा, उस विजन के साथ जुड़े। ये असल में वकार अज भट्टी है कौन? नेशनल डिबेटर हैं, एक आपने अपनी पार्टी जो है तैयार की है, एक ट्रस्ट तैयार किया है, लोगों को ब्रीफ करें, लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं? देखिए, मेरा मानना है कि वकार अज भट्टी एक आम इंसान है जो आप जैसा है। मैं अपने आप को कभी भी ये नहीं कहता कि मैं वीआईपी हूँ, ठीक है। वीआईपी जो लोग होते हैं उनके लिए आम लोग कुछ नहीं होते, क्योंकि वो अपने आपको यही कहलाते हैं कि हम वीआईपी। मैं आम आदमी हूँ और बस मेरा विजन ये है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एक बेहतर ज़िंदगी दूँ। बेहतर ज़िंदगी कैसे आएगी? क्योंकि हमने अगर आज कुछ देंगे, मतलब आज मैं जेलें देख रहा हूँ, मारें देख रहा हूँ, तकलीफ़ें देख रहा हूँ, तो आने वाली जो नस्ल है हमारी वो ना देखे। आज के टाइम में मंजाकोट के अंदर ये थन्ना मंडी मंजाकोट मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, ठीक है। थन्ना मंडी मंजाकोट ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। अगर मैं इसमें, क्योंकि मैंने हमेशा नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर काम किया है, अब मैं क्योंकि थन्ना मंडी कॉन्स्टिट्यूंसी में मंजाकोट में इसलिए काम कर रहा हूँ कि ये मेरा घर है, तो घर में मेरी ज़रूरतें क्या हैं, मेरी नहीं, मतलब हम सब की ज़रूरतें क्या हैं। क्योंकि रजौरी डिस्ट्रिक्ट खासकर ये पीर पंजाल खिता जो है ना, ये बहुत पिछड़ा हुआ है। रियासत जम्मू कश्मीर में अगर सबसे ज़्यादा बदतर किसी की हालत है डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, तो वो पीर पंजाल की है, खिते पीर पंजाल की है। आप जीएमसी रजौरी की हालात देखें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आज का सफ़र देखें आप जीएमसी हॉस्पिटल का, तो कोई फ़र्क नहीं हुआ। आज भी वही हालात है जो पहले डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में होती थी। सब इसके लिए तो आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है अगर आप एमएलए की बात करें तो वो आप शायद आराम से कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर एक एमएलए भी अगर बन जाएंगे तब भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, आज के टाइम में यूटी में एमएलए कुछ नहीं कर सकता। एमएलए सिर्फ उसके पास 5 करोड़ रुपया जो साल का आता है वो 5 करोड़ रुपया की डेवलपमेंट कराएगा, ठीक है। उससे ज़्यादा एमएलए के पास कुछ नहीं है। अगर कोई टीचर एजुकेशन बेहतर नहीं स्कूल में दे रहा तो एमएलए के पास कोई पावर नहीं कि उसको वो ट्रांसफ़र कर पाए, ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे? सस्पेंड कर पाए। उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि तमाम जम्मू कश्मीर के लोगों को, एक मेरे से नहीं होगा, अवाम से होगा, हम सिर्फ लड़ सकते हैं, हम आवाज़ उठा सकते हैं। जब तक, मैंने पहले भी बोला था जब 370 ख़त्म हुआ था, तब से मैं ये बोल रहा हूँ, आपकी रियासत जब तक आपको नहीं मिलेगी, ठीक है, तब तक यहाँ एमएलए बनना एक बेईमानी है। एमएलए बनना एक बेईमानी है। मैं आपको अभी एक मिसाल दे देता हूँ। एमएलए महराज मलिक था, मैं पीएसए में रहा, मैं एमएलए नहीं था। महराज मलिक पीएसए में रहा, 8 महीने कठुआ जेल के अंदर रहा। महराज मलिक अच्छा काम करता है, गुस्सा करता है, सिस्टम के साथ इंतजामियों को सवाल पूछता है। अब सवाल तो पूछ सकते हैं, काम नहीं ले सकते। काम तब ले सकते हैं कि जब एमएलए के पास ये पावर हो कि वो सामने वाले ऑफिसर को ट्रांसफ़र कर सके, सस्पेंड कर सके उसकी गलती के ऊपर। अगर कोई वीडियो काम नहीं करता तो एमएलए कहे कि मुझे ये वीडियो नहीं चाहिए क्योंकि ये वीडियो डेवलपमेंट नहीं करवा रहा, ये अच्छे काम नहीं करवा रहा। कोई टीचर अगर स्कूल के अंदर अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहा तो तुरंत उसको सस्पेंड करे। एमएलए के पास ये पावर होनी चाहिए। जब एमएलए के पास पावर ही नहीं, एमएलए नरेगा का काम बेहतर नहीं करवा रहा, एमएलए अपने गांव की सड़कें बेहतर नहीं करवा पा रहा, तो फिर मैं बताओ, मुझे कोई बताए कि हम ऐसे एमएलए को बना के करेंगे ही क्या? बताओ, अगर हमें सिर्फ नरेगा की नालियां बनानी हैं तो वो तो सरपंच भी बनवा देता था, इससे बेहतर बनती थी, ठीक है, डीडीसी तो इससे बेहतर बनती थी। तो एमएलए हमें नालियों के लिए नहीं चाहिए, हम एमएलए हमें हमारे आने वाला जो फ्यूचर है उसके लिए पॉलिसी बनाने के लिए असेंबली में चाहिए। वकार साहब, जो सिदरा के अंदर कल इंसिडेंट हुआ है, सिलेक्टेड लोगों को, वहाँ के जो लोगों का कहना है कि हम लोगों को सिलेक्टेड तरीके से यहाँ पे हमारे घर जो है 40 घर बर्बाद किया है। जेडीए जो है वो भी जिम्मेदारी नहीं ले रही। जो वहाँ के फॉरेस्ट मिनिस्टर साहब हैं उनका कहना है मैंने इंक्वायरी बिठा दी है, पुलिस मानने को तैयार नहीं है, जेडीए मानने को तैयार नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मानने को तैयार नहीं है। आखिर ये क्या वहाँ पे भूकंप आया था? जी देखिए, मैं अभी पहले जो एमएलए की बात बोल रहा था ना, उसी पे अब हम आ गए। एमएलए कौन है? बीजेपी का विक्रम रंधावा जी। एक विक्रम रंधावा कहता है 15 दिन पहले कि मुझे इन लोगों की शक्ल पसंद नहीं है। 15 दिन के बाद सुबह 4 बजे जब जम्मू कश्मीर सो रहा था, बुलडोजर चल जाता है, 40 से ज्यादा घरों को मिट्टी में तब्दील कर दिया जाता है।
सैकड़ों लोगों को घरों से बाहर कर दिया जाता है इस टाइम 40 टेम्परेचर के अंदर, जहाँ गर्मी के अंदर। आप मुझे ये बताएं, जनाब मिनिस्टर साहब जाते हैं वहाँ, जावेद साहब जाके कहते हैं कि मैं इंक्वायरी कराऊंगा। भाई इंक्वायरी को करके इंक्वायरी करा के क्या कर लेंगे आप? घर तो उड़ गए ना, लोग बेघर हो गए। आप मुझे बताओ कि एक सरकार से, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला की सरकार, जावेद साहब मिनिस्टर वहां, आपके पास इतनी पावर नहीं है, आपसे ज्यादा पावर एक एमएलए रख रहा है। अगर ये एमएलए, क्योंकि ज्यादा लोग कहा जाता है कि इसके पीछे एमएलए का हाथ है, तो अगर बीजेपी के एमएलए चीफ मिनिस्टर से, फॉरेस्ट मिनिस्टर जावेद राणा से ज्यादा पावर रखता है, तो फिर मुझे बताओ सरकार का फायदा ही क्या है? सरकार का फायदा तब हो ना कि वो ऐसे काम रोक सके, क्योंकि हमें बार बार ये कहा जाता है, देखिए जी पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। उन लोगों के लिए क्या स्टैंड रहेगा आपका? मैं वही पे आ रहा हूं। हमेशा ये कहा जाता है, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार कहती है कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो आपके कंट्रोल में है ना। आपने क्यों कहा जी हम कमेटी बैठाएंगे? अगर आपको लगता है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग वहां गए हैं या जिस डिपार्टमेंट के गए हैं, तुरंत उसी टाइम उनको खड़ा करें सस्पेंड, नौकरी से निकालें, जिनका भी रोल है। भाई होम डिपार्टमेंट आपके पास नहीं है ना, पुलिस आपके पास नहीं है, बाकी डिपार्टमेंट आपके पास है ना। तो आप क्यों चाह रहे हैं कि नहीं हमें जी दिल्ली से मोदी जी कहेंगे तो हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट चलाएंगे? नहीं जी, आपको चलाना है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इंडिपेंडेंट है, वो आपके पास है। आप गरीब लोगों को ये कह सकते हैं कि फॉरेस्ट नहीं है हमारे पास, ऐसी बातें नहीं है। और दूसरी बात, चाहे विक्रम रंधावा हो या कोई भी हो, चाहे वकार अजभट्टी हो, गरीबों के घरों के ऊपर बुलडोजर जम्मू कश्मीर में बर्दाश्त नहीं होगा। ये जो चलाया गया है, मैं लोगों को कहना चाहता हूं, आप तमाशा मत देखें। अगर आप तमाशा देखेंगे ना कि इसका घर उजड़ा है, मेरा घर बचा है, कल तुम्हारा नंबर भी आने वाला है, तुम शायद ये सोच रहे हो कि नहीं इसके घर को बुलडोजर चला, मेरे को नहीं चलेगा। क्योंकि मैं 2018-19 के अंदर जब मैं जम्मू रहता था, छन्नी के अंदर, आप जाके मेरी तमाम तकरीरें उठा लो, उस टाइम भी मैं यही कहता था कि जम्मू के अंदर मुसलमानों को खासकर टारगेट किया जाता है, कश्मीरी मुसलमानों को या गुज्जर बकरवाल जो भी मुसलमान है, बठिंडी के अंदर, सिदरा के अंदर, जहां जहां भी मुसलमान गुज्जर नगर में रहता है, कोशिश की जा रही है। एक तबका, कोई ऐसा एक तबका है, सारे हिंदू बहुत अच्छे हैं जम्मू के, बट एक तबका ऐसा है कि जो चाहता है कि मुसलमानों को यहां से बाहर निकालो, विक्रम रंधावा जैसे लोग। ऐसा तबका जो है आज से नहीं है, बहुत टाइम से काम वो कर रहा है। मैं जब बोलता था तो मुझे जम्मू के अपने ही मुसलमान कहते थे कि वकार अजभट्टी रेडिकल बात करता है, ये जम्मू के अंदर हिंदू मुसलमानों को फसाद करवाने की कोशिश करता है। मैं तो चलो आज 8 साल से जम्मू में नहीं हूं, मैंने जम्मू ही छोड़ दिया। अब बताओ, अब रिजल्ट तुम्हारे सामने आ रहा है। जो मैं बात तुम्हें 19 में कह रहा था, 18 में कह रहा था कि अपने आप को लीगली कानूनी मजबूत करो। इन शॉर्ट के वकार अजभट्टी जम्मू कश्मीर की सियासत को चेंज करेंगे? इंशाल्लाह मैं नहीं चेंज करूंगा, आवाम चेंज करेगी, अगर आवाम करना चाहती है। देखिए, एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। महराज मलिक जो है उसका सिलाब है, एक तरफ आप हैं, क्या आने वाले टाइम में दोनों भाई मिलकर काम करेंगे? देखिए, महराज मलिक एमएलए है, उसकी एक पॉलिटिकल पार्टी है आम आदमी पार्टी, जिसकी पंजाब में सरकार अभी है, दिल्ली में सरकार दो बार कर चुके हैं, 3 बार कर चुके हैं, और भी कई जगहों पे उनके एमएलए हैं। अच्छी खासी एक पॉलिटिकल पार्टी है केजरीवाल साहब की, उसके वो प्रेसिडेंट है यहाँ। अब देखिए, हर इंसान का एक मौक़िफ़ होता है, एक विजन होता है। मेरा अपना मौक़िफ़ और विजन है कि मैं 2019 5 अगस्त को कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैंने जूते उतारे हुए हैं, उसका जूते मेरे, जब तक मेरे पाँव में जूते नहीं आएंगे तब तक सोचे कि मेरा मौक़िफ़ 2019 5 अगस्त को जो था वो तब तक रहेगा जब तक मेरे पाँव में जूते नहीं रहेंगे। मेरा मौक़िफ़ क्लियर है, मेरा विजन क्लियर है। दुनिया भूलती है तो भूल जाए, मैं नहीं भूलूंगा अपना वजूद, अपनी पहचान, जो हिंदुस्तान के आइन ने, हिंदुस्तान के संविधान ने हमें दिया था। 370 स्टेट। अभी आपने जो ये मुहिम चलाई है ड्रग्स अवेयरनेस, क्या इसको छोड़कर ये तो साथ रख रहे हैं, क्या उसके बाद फिर से विजिट करेंगे, जितनी यंग यूथ है उनसे बातचीत करेंगे, मिलेंगे? इंशाल्लाह। अब आकिब साहब, हर पंचायत में, खासकर मैं अपने थन्ना मंडी, मंजाकोट और धराल के नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि मैं हर पंचायत में आऊँगा और हर पंचायत के अंदर जो भी वहाँ की कमियाँ हैं, रोड, पानी, बिजली और एजुकेशन, उसको बेहतर करूँगा। और जो ऑफिसर काम नहीं करेगा, चाहे स्कूल में टीचर हो या किसी डिस्पेंसरी में वहाँ का जॉब करने वाला हो, VLW हो
सड़कों के काम हो या जो भी काम हो, जितने भी लोग हों, उनको जवाबदेही बनाऊंगा।